जय हिंद दोस्तों। हम लोग एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। यह अभ्यास का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, जो कि यह 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड को। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रायः दो भागों में बटे होते थे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो कि तीन भागों में विभाजित था? वह था दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के प्रायः सभी महत्वपूर्ण नगर दो भागों में विभाजित होते थे, पश्चिमी भाग तथा पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग के बारे में यह अनुमान लगाया गया है कि यह प्रायः शासकों का निवास स्थल रहा होगा और पूर्वी भाग ये सामान्य लोगों का निवास क्षेत्र रहा होगा। लेकिन धौलावीरा तीन भागों में विभाजित था। इसमें किला था, मध्य नगर था एवं निचला नगर, जिसे हम लोग निचले नगर को पूर्वी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यह नगर आयताकार के आकार में बना हुआ था। यह नगर गुजरात राज्य में स्थित है और इस सभ्यता के खोजे गए नवीनतम नगरों में से एक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वर्तमान सारनाथ, जो कि ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में, नामक स्थान बुद्धकाल, जो कि ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो ये ऋषिपत्नम। ऋषिपत्नम ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। ऋषिपत्नम इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि वर्तमान सारनाथ नामक स्थल ये जो कि बुद्धकालीन में ऋषिपत्नम के नाम से जाना जाता था। वस्तुतः ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रसार करने का निर्णय लिया और वे बौद्ध गया से उर्वेला होते हुए ऋषिपत्नम, जो कि वर्तमान सारनाथ स्थित वाराणसी में है, वहां पे पहुंचे और उसी स्थान पर उन्होंने 5 सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। इस उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा शब्द या शब्दों का संबंध मौर्य प्रशासन से था? तो कौन सा शब्द है जो कि मौर्य प्रशासन से है? तो इसमें है दोस्तों युक्त, युक्त ये भी है और प्रादेशिक ये भी है। अग्राहिक, अग्राहिक ये जो कि गलत है दोस्तों। राजुक, राजुक ये भी है। तो ए बी डी इसका राइट आंसर होगा। ए बी डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर का सी वाला सही दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि मौर्य प्रशासन से अशोक के तृतीय शिलालेख इन पदाधिकारियों के नाम आते हैं। तो इसमें पहले हैं युक्त। युक्त ये जिले के अधिकारी होते थे। वर्तमान में आप इन्हें डीएम के स्थान पर रख सकते हैं, जो राजस्व वसूला करते हैं। दूसरे हैं रज्जुक, ये राजस्व विभाग के अधिकारी थे। इन्हें कुछ न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया गया था। तीसरे प्रादेशिक, प्रादेशिक यह जो कि मंडल यानी कि प्रांत का अधिकारी होता था। अग्राहिक ये शब्द गुप्त काल में ब्राह्मणों को दिया जाने वाला राजस्व मुक्त ग्राम के लिए प्रयुक्त किया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। इसमें दिया गया है कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? तो ये दीनार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। ये दीनार के नाम से जाना जाता था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि गुप्तकाल यानी कि 3री से 6वीं शताब्दी के सिक्के जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा क्षेत्र से बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। गुप्त शासकों ने मुख्यतः 3 धातुओं के सिक्के जारी किए थे, स्वर्ण, चांदी एवं तांबा। स्वर्ण धातु के सिक्के को दीनार कहा जाता था, चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था या रुपया कहा जाता था, तांबे के सिक्के को दाम के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसमें दिया गया है दोस्तों कि अरस्तवली सूर्य मंदिर ये कहाँ पे है, किस राज्य में है? यह दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। तीसरा इसका सही है। लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा में है, पहला सही है। सोनगिरी जैन मंदिर ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में, चौथा सही है। और विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ पे है दोस्तों? कर्नाटक में, दूसरा सही है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए का तीसरा सही है।
बी का पहला सही है, सी का चौथा है और डी का इसमें दूसरा सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि असरवली सूर्य मंदिर ये जो कि 7वीं शताब्दी में बनाया गया था, ये आंध्र प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर ये 11वीं शताब्दी में बना था, उड़ीसा में है। सोनगिरी जैन मंदिर ये 9वीं शताब्दी और उसके बाद में बनाया गया था, ये मध्य प्रदेश में है। विरूपाक्ष मंदिर ये भी 7वीं शताब्दी में बनाया गया था, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक राज तरंगड़ी किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था। ये लिखा गया था दोस्तों राजा जयसिंह। राजा जयसिंह ऑप्शन नंबर इसका बी वाला इसका राइट आंसर होगा। अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक राज तरंगड़ी कल्हड़ द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ लोहार वंश के प्रसिद्ध शासक राजा जयसिंह जो कि इनका कार्यकाल 1128 से लेकर के 1154 ईस्वी तक था, इनके संरक्षण में 1148-49 में पूरा किया गया था। राज तरंगड़ी में कुल 8 तरंग हैं, अध्याय हैं तथा 8000 श्लोक हैं। यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ जो कि ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि राज तरंगड़ी किस भाषा में लिखा गया है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद युग में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी। ये सूरसेन की थी, सूरसेन ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल 16 महाजनपद हुए थे। इस बात की जानकारी हमें बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के आधार पर प्राप्त होता है। महाजनपद एवं उसकी राजधानियां निम्नवत थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। पंचाल की अहिक्षत्रिया उत्तरी पंचाल थी। फिर काम्पिल्य की ये दक्षिण पंचाल। अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा महिष्मती थी और सूरसेन की राजधानी क्या थी, तो मथुरा थी दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिकंदर के आक्रमण 326-25 में हुआ था। इस समय मगध पर किसका शासन विद्यमान था, तो इस समय धनानंद का था। धनानंद ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 326-25 ईसा पूर्व में यूनान का विश्व प्रसिद्ध शासक सिकंदर अपने विश्व जीतने के अभियान के तहत भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया था। उसकी योजना मगध पर आक्रमण करके उसे जीतने की थी, लेकिन एक लंबे सैन्य अभियान के कारण सेनाओं ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और सिकंदर की यह योजना अधूरी रह गई। उसके आक्रमण के समय मगध पर नंद वंश का अलोकप्रिय शासक घनानंद शासन कर रहा था। इसके कुछ ही वर्ष बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा करके मगध पर मौर्य वंश की सत्ता स्थापित किया। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है कि दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से किन शासकों का योगदान कुतुब मीनार के निर्माण में है, तो ये कुतुब मीनार के निर्माण में है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसमें इल्तुतमिश है और फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों शासक के द्वारा कुतुब मीनार के निर्माण में इनका योगदान दिया गया है। न्यू कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था और इसका पूरा कार्य इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था और ये जो क्षतिग्रस्त हुआ था उसके बाद इसकी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए 2 और 4, ए 1 2 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया था, लेकिन इसका निर्माण इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ था। आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इस इमारत को काफी क्षति पहुंची थी। इसी कारण फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई और इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण भी करवाया था। इस प्रकार कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक का योगदान था। इसके अलावा अन्य किसी शासक का इसके निर्माण में योगदान नहीं था दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। ये थे दोस्तों तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख कवि थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख कवि या विद्वान थे। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि कृष्णदेव राय जो कि इनका कार्यकाल 1509 से 29 तक था,
इनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान और कवि सुशोभित करते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय स्वयं भी तेलुगु भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा का महान विद्वान था। इन्होंने तेलुगु में अमुक्त्यामल्यदम की रचना की थी तथा संस्कृत भाषा में जम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ लिखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, बीजापुर यानी कि कर्नाटक में स्थित गोल गुंबद क्या है? यह दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है, मोहम्मद आदिल शाह का यह मकबरा है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि बीजापुर जो कि कर्नाटक स्थित गोल गुंबद भारत का एक प्रसिद्ध और विशालतम ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। यह बीजापुर के महानतम शासकों में से एक मोहम्मद आदिल शाह जो कि 1627 से 1656 ईस्वी का एक मकबरा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि दिल्ली स्थित किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक शेर शाह शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग है। उसने दिल्ली स्थित किला ए कुहना नामक प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस मस्जिद का निर्माण 1545 ईस्वी में किया गया था और इसके उत्कृष्ट कलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान दिया जाता था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है कि विशिष्ट द्वैतावाद का प्रतिपादन किया गया था। ये रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य जो कि भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे, उन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके मत को विशिष्ट द्वैतावाद कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मा अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों में विशिष्ट है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। इसमें कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है और इसी के आधार पर सही उत्तर का इसमें चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में तो इसमें दिया गया है दोस्तों, पहला इसमें दिया गया है कथन ए में दिया गया है कि वर्ष 1928 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, जो कि ये क्या है सही है दोस्तों। इसका कारण आर में कहा जा रहा है साइमन कमीशन एक भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, एक भी इसमें भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। दोनों कथन इसमें सत्य है दोस्तों और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने तथा आगे की और सुधार की सिफारिश करने के लिए नवंबर 1927 में की गई थी। इसमें से एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए फरवरी 1928 में इस कमीशन के भारत पहुंचने पर भारतीयों द्वारा इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इस कमीशन के बहिष्कार के क्रम में भारत के विभिन्न भागों में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों मद्रास अधिवेशन 1927 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि मद्रास अधिवेशन 1927 में इसमें दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 43 वार्षिक अधिवेशन जो कि दिसंबर 1927 में मद्रास में आयोजित किया गया था, इसमें साइमन कमीशन का विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली अंसारी, जिसे हम लोग M.A. अंसारी के नाम से जानते हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में भारत के संवैधानिक सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने तथा आगे इसे संवैधानिक सुधारों के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के लिए किया गया था। यह एक 7 स्तरीय उच्च स्तरीय कमीशन था जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश सांसद सर जॉन साइमन कर रहे थे। इस कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण भारतीयों के द्वारा इसका बहिष्कार और विरोध करने का निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में
ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव होगा। यह कथन किसका है? यह डब्ल्यू हंटर का है दोस्तों। डब्ल्यू हंटर, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि डब्ल्यू हंटर नामक एक ब्रिटिश विद्वान का है। इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महिला को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मैडम बीकाजी रुस्तम कामा ये जो कि 1861 से 1936 ईस्वी तक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रबल समर्थक थी। इन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन किया था। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुअर्ट गार्ड यानी कि जर्मनी की अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे फहराए थे। अगले 30 वर्षों तक वे पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही। उन्होंने भारतीय क्रांति की जननी यानी कि मां के रूप में याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में तो इसमें दिया गया है दोस्तों, पहला है कि गदर पार्टी की स्थापना 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। ये जो कि क्या है दोस्तों, ये गलत है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था। ये जो कि फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था, इसलिए पहला वाला इसका कथन क्या है, गलत है। दूसरा कथन है दोस्तों कि गदर पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम एक पत्र भी निकलती थी जो उर्दू, गुजराती, पंजाबी भाषा में प्रकाशित होता था। ये सही दोस्तों, दूसरा वाला इसका कथन सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ही राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गदर पार्टी पराधीन भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। गदर पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम से एक पत्र भी निकलती थी जो कि उर्दू, गुजराती और पंजाबी भाषा में प्रकाशित होती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। समाचार पत्र दिया गया है और संपादक दिए गए हैं। आपको इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। बंगाली ये जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है, तीसरा सही है इसका। सुधारक ये है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले का, पांचवा सही है। केसरी ये है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का, चौथा सही है। हिंदुस्तानी ये है दोस्तों गंगा प्रसाद वर्मा का, पहला सही है। और द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर की है, दूसरा सही दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर है दोस्तों। ए का इसमें तीसरा था, बी का पांचवा, सी का चौथा, डी का पहला और ई का इसमें दूसरा सही है दोस्तों। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि बंगाली जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले की है, केसरी बाल गंगाधर तिलक की है, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा की है और द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर की है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे दोस्तों विक्सटन परमस्टन थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में विस्क्रांत परमस्टन ये जो कि 1784 से 1865 तक इन्होंने ब्रिटिश में प्रधानमंत्री रहे। इनका संबंध लिबरल पार्टी से था। विस्कटान परमस्टन को ब्रिटिश राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको कितने कथन इसमें सही है उसको आपको बताना है। कितने कथन इसमें सही है इसको बताना है। तो इसमें दिया गया दोस्तों, पहला इसमें दिया गया है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि ये सही दोस्तों, पहला वाला इसका सही है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, ये गलत है दोस्तों। वारेन हेस्टिंग बने थे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे, ये भी सही है। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये गलत है दोस्तों। राजगोपालाचारी थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें दो कथन सही है, ए पहला और तीसरा इसका राइट आंसर होगा।
तो इसमें दो कथन सही दोस्तों, दो कथन सही था। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, न कि गवर्नर गवर्नर थे, ये गवर्नर थे, प्रथम गवर्नर थे, न कि गवर्नर जनरल। बंगाल के ये जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के से हुआ था, और वारेन हेस्टिंग ये 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, कि मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारिता किस तिथि को प्रदान की गई थी? ये 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक साथ तीन बड़ी शक्तियों यानी कि बंगाल का नवाब, अवध का नवाब तथा मुगल सम्राट की सेना को पराजित कर दिया था। इसके उपरांत 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 के द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान अधिकारिता अर्थात भू राजस्व वसूल करने का अधिकार को मान्यता प्रदान की। इस प्रकार एक व्यापारिक कंपनी से एक जमींदार शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रादुर्भाव हुआ, और जो कि यह कंपनी आगे चलकर इसने अपनी परिस्थितियों का लाभ उठाकर भारत में अपना उपनिवेश को रूप में स्थानांतरित कर लिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित के आधार पर कीजिए। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में भारत तथा सबसे अंत में वापस गए थे। ये 1961 में सबसे अंत में वापस गए थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मध्यकाल के अंत या आधुनिक काल के प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारी कंपनी का भारत आना एक युगकारी घटना थी। इसके कारण भारत के इतिहास की दशा और दिशा दोनों बदल गई। इस दृष्टि से भारत में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली का आगमन हुआ। इसके बाद क्रमशः डच, ब्रिटिश, डेन और फ्रांसीसी कंपनियों का भी आगमन हुआ। कालांतर में भारत एक उपनिवेशिक के रूप में रूपांतरित हुआ था। भारत से सबसे अंत में वापस जाने वाली कंपनी भी पुर्तगाली ही थी, जो कि 1961 में ये भारत से वापस गए थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किए जाते समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? ये था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों, प्रख्यात समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग, इसका कार्यकाल 1856 से 63 तक था। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न संतान को भी वैध माना गया। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? ये था दोस्तों डुप्ले। डुप्ले, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि डुप्ले जो कि ये फ्रांसीसी सेनापति था, उसने पहली बार वे हथकंडे का प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपियन सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो सन 1885 ईस्वी में बॉम्बे में संपन्न हुआ था, उसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 72 थी दोस्तों, 72 थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 में बॉम्बे जो कि वर्तमान में मुंबई में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस का उद्देश्य तय किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन सही कौन सा है इसमें आपको चयन करना है।
पहला कथन दिया गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया, जो कि सही है दोस्तों, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई थी, तो ये भी इसमें सही दोस्तों, पहला दूसरा इसमें दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1785 से 93 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था, इनके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल के दौरान बंगाल में भू राजस्व की एक पद्धति के रूप में जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली का सूत्रपात किया था। फिर उसके बाद आता है लॉर्ड मेयो, जो कि ये 1868 से 1872 के दौरान भारत के वायसराय थे। उनके समय में ही सन 1871 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। हालांकि इस जनगणना में काफी तकनीकी त्रुटियां थी, जिसके कारण इसे आधिकारिक मान्यता प्रदान नहीं की गई थी। बाद में 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत की प्रथम आधिकारिक जनगणना करवाई गई थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ये था दोस्तों इलाहाबाद, प्रयागराज इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लिए एक प्रबल चुनौती थी। इस चुनौती से निपटने के लिए अंग्रेजों ने अनेक रणनीतियों का सहारा लिया। इसके तहत तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कैनिंग ने विद्रोह से निपटने के लिए इलाहाबाद, जो कि आपातकालीन मुख्यालय, बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि भारत के विभाजन 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय भारत का विभाजन औपचारिक रूप से लागू किया गया और विश्व में राजनीतिक पटल पर भारत एवं पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र राष्ट्रों का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे थे। इनके इस्तीफे देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी थी? ये फैज अहमद फैज के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। सुबह आजादी नामक कविता ये फैज अहमद फैज के द्वारा लिखा गया था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि उर्दू कवि फैज अहमद फैज ने सुबह आजादी नामक कविता लिखी। वे भारतीय उपमहाद्वीप के प्रसिद्ध शायर थे। इनका जन्म 1911 में सियालकोट, जो कि ये वर्तमान में अब पाकिस्तान में है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है कि ऊंचाई की जगह पर पानी 100 अंश सेल्सियस के तापमान पर क्यों उबलता है? तो ये वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है इसलिए। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही दोस्तों। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 अंश सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है ऊंचाई पर जाने पर जल पर लगने वाली वायुमंडलीय दाब में कमी होने के कारण जल कम ताप 100 अंश के नीचे पर ही उबलने लगता है। इसी के कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है, क्योंकि अंततः जल का क्वथनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें सही कथन का चयन करना है। कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 32 में? तो इसमें पहला कथन दिया गया दोस्तों कि वे अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। ये जो कि सही दोस्तों। तत्वों के समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए चुनौती थे, तो ये भी सही दोस्तों। उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते थे, तो ये भी इसमें सही दोस्तों। इसमें तीनों आंसर सही हैं, तीनों कथन इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसका सही है। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में सही कथन सही है। सभी कथन इसमें क्या है? सही थे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलते हैं। क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनता है। हाइड्रोजन के ऐसे व्यवहार के कारण उसे आवर्त सारणी नियत स्थान पर रखना संभव नहीं था, इसीलिए वे अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए।
फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि मेंडलीव के तत्वों के आवर्त वर्ग तैयार होने के पर्याप्त समय के बाद समस्थानिक का पता चला। क्योंकि किसी तत्व के समस्थानिक के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, परंतु उसके द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीव के आवर्त सारणी के लिए एक चुनौती थी। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते थे, इसीलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया था कि दो तत्व के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, कि डॉपलर के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है डॉपलर के प्रभाव के नियम में। तो पहला दिया गया है कि सेना, औषधि विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों में पिंडों का वेग मापने के लिए किया जाता है, जो कि ये सही दोस्तों। पहला वाला कथन इसका क्या है, राइट है। फिर दूसरे में कहा जा रहा है कि मॉनिटरिंग स्टेशन पर पिंड द्वारा परिवर्तित तरंगों प्राप्त करके इनकी आवृत्ति ज्ञात करने में किया जाता है, तो ये भी सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि तारों का वेग मापने के लिए किया जाता है, तो ये भी क्या है, ये भी सही दोस्तों। तारों के वेग मापने के लिए डॉपलर प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें तीनों सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसका क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गतिमान पिंडों की आवृत्तियों में डॉपलर के प्रभाव कारण आने वाले अंतर का उपयोग सेना, औषधि विज्ञान, खगोलकी तारे और अन्य खगोलकी पिंडों के अध्ययन करने की एक शाखा जैसी विविध क्षेत्रों में पिंडों का वेग मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पुलिस यहाँ जांच करने के लिए भी करवाती है कि कोई गाड़ी गति सीमा से अधिक गति से तो नहीं चलाई जा रही है। ज्ञात आवृत्ति की ध्वनि या विद्युत चुंबकीय तरंगों को गतिमान पिंड की ओर भेजा जाता है। मॉनिटरिंग स्टेशन पर पिंड द्वारा परावर्तित तरंगे प्राप्त करके इनकी आवृत्ति ज्ञात की जाती है। इन दो आवृत्तियों का अंतर डॉपलर प्रभाव कहलाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संचालन द्वारा और संवहन एवं विकिरण द्वारा, ये दोनों इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, ए और बी इसका दोनों आंसर सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल एवं गर्म ठंडा रहता है क्योंकि इसमें संचालन, संवहन एवं विकिरण की उष्मा द्वारा कोई हानि या प्रभाव नहीं होती है। थर्मस बोतल या फ्लास्क एक ऐसी युक्ति है जो बोतल की अंततः वस्तु तथा बाहरी परिवेश के बीच उष्मा स्थानांतरण को निम्न कर देती है। यह दोहरी दीवारों की कांच का बर्तन होता है जिसके भीतर तथा बाहरी दीवारों पर चांदी का लेप होता है। भीतरी दीवारों से विकिरण परिवर्तित होकर बोतल की अंतर वस्तु में वापस लौट आते हैं। इस प्रकार बाहरी दीवार भी बाहर से आने वाले सभी विकिरणों को वापस कर देती है। फिर इसमें दिया गया है कि दीवार के बीच के स्थान को निर्वातित करके चालन तथा संवहन द्वारा होने वाले उष्मा क्षय को घटाया जाता है। अतः थर्मस फ्लास्क में चालन, संवहन, विकिरण द्वारा कोई भी उष्मा की हानि या प्राप्ति नहीं होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें असत्य कथन का चयन करना है, आपको इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। तो पहला दिया गया है कि न्यूटन के अनुसार विश्व के सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जो कि ये सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रबल बल है, ये गलत है दोस्तों। तीसरे में कहा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक तथा प्रतिकर्षक दोनों प्रकार का होता है, ये भी क्या है, ये भी गलत है। तो आपको इसमें असत्य कथन बताना था। दूसरा और तीसरा इसका क्या है, असत्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल बल होता है तथा यह केवल आकर्षक प्रकृति का होता है। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका अर्थ यह है कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। इस तथ्य के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें बताना है आपको सही है। क्वेश्चन नंबर 36 में इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है कि प्लास्टिकता का
गुण ग्रहण करने के बाद वस्तु अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है, जो कि ये क्या है, सही है दोस्तों, पहला इसका कथन सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि प्रत्यास्था वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह प्रत्यारोपित बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार पुनः प्राप्त कर लेता है। तो ये भी सही दोस्तों, दोनों कथन इसका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों, यदि कोई वस्तु प्लास्टिक का गुण ग्रहण करने के बाद अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है तो ऐसी वस्तुएं विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में लौटने का प्रयत्न नहीं करती हैं, अर्थात पूर्ण रूप से विकृत हो जाती हैं। प्लास्टिक यानी कि अप्रत्यास्थ कहलाती हैं। वस्तु के इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रत्यास्था। किसी वस्तु के पदार्थ वह गुण होते हैं जिसके कारण वस्तु अपने ऊपर आरोपित विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में हुए परिवर्तन का विरोध करती हैं और जैसे बल हट जाता है वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया एवं क्रियाओं में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। तो इसमें बताना है कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है क्वेश्चन नंबर 37 में। तो पहला दिया गया है कि तीर को धनुष की डोरी पर रखकर खींचने से संचित ऊर्जा, जो कि ये सही है। किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसकी गतिमान में संचित ऊर्जा, ये भी सही है। स्प्रिंग को खींचने पर इसमें उपार्जित ऊर्जा, तो ये भी सही है। बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा, ये क्या है, ये गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा इसका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा तीसरा इसका क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जब धनुष की डोरी को खींचा जाता है तो डोरी में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। इसके माध्यम से तीर को गति प्रदान की जाती है। जब खिलौना वाली कार में चाबी भरी जाती है तो खिलौने से संबंधित स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। स्प्रिंग को खींचने पर स्प्रिंग विस्तारित हो जाता है जिससे उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि 4 वाला कथन क्यों असत्य है, इसके बारे में बताया गया है क्योंकि बहती हुई हवा में गतिमान के कारण गतिज ऊर्जा संचित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 38 में इसमें सत्य कथन को बताना है कौन सा इसमें सही कथन है। तो इसमें सही कथन है दोस्तों, गर्म करने पर अन्य द्रवों की तुलना में एल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है। ये क्या है, यही सही है दोस्तों। गर्म करने पर अन्य द्रवों की तुलना में एल्कोहल का जो प्रसार होता है वह सबसे अधिक होता है। ये इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, आसवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें कौन सा बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें पहला दिया गया है कि आसवन मिश्रित द्रव के अवयवों को पृथक करने की विधि है, जो कि ये क्या है, सही है पहला वाला। दूसरे में कहा जा रहा है यह पृथक्करण की रासायनिक विधि है, ये क्या है, ये गलत है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, केवल इसमें दूसरा वाला ही कथन क्या है, सही नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है क्योंकि आसवन पृथक्करण की रासायनिक नहीं है, भौतिक विधि है। आसवन प्रायः किसी मिश्रित द्रव्य के अवयवों को उनके वाष्पन संक्रियाओं के अंतर के आधार पर लगाया अलग करने की विधि है। जैसे पानी का आसवन करने से उसमें उपस्थित अशुद्धियां जैसे नमक आदि निकल जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। ये प्रोटॉनों की संख्या ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को प्रोटॉनों की संख्या सबसे सही निर्धारित करती है। परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बताती है। परमाणु क्रमांक क्रमशः Z से निरूपित किया जाता है। परमाणु की उदासीनी को बनाए रखने के लिए किसी परमाणु में प्रोटॉनों संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अम्ल वर्षा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का पर्यावरण में प्रदूषण के कारण होते हैं। इसमें जल H2O+ SO2
मिल करके H2O SO4 बनाते हैं और जल H2O प्लस NO2 मिल करके HNO3 बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पानी के पीने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो यह क्लोरीन है। क्लोरीन ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। कौन सी गैस है जो पानी पीने के शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो क्लोरीन। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि क्लोरीन गैस का उपयोग, क्लोरीन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग अन्य रसायनों को बनाने में किया जाता है। यह कुल उत्पादित क्लोरीन के 20% से अधिक या उपयोग प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग डाइऑक्साइडिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। क्लोरीन एक कीटाणुनाशक गैस है। यह बैक्टीरिया को मार सकती है, इसीलिए इसका उपयोग पानी पीने के और स्विमिंग पूल में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है, जैसे पेंट उद्योग, कागज उद्योग, कीटनाशक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग और फार्मास्यूटिकल उद्योग आदि में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एयर कंडीशनर में भी किया जाता है, परंतु इसे धरती की ओजोन परत को घातक नुकसान होता है, इसीलिए अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाया गया है। और पुराने समय में क्लोरोन का उपयोग क्लोरोफार्म नामक एन अस्थियां बनाने के लिए किया जाता था, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों कि नीचे दो युग्म दिए गए हैं, आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो सूची फर्स्ट, सूची सेकंड दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सूखी बर्फ, ये जो कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है। सेविन कीटनाशक, ये भी सही है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक, ये भी सही है। फ्लोरीन फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक, ये क्या है, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही राइट आंसर होगा, यही सही सुमेलित नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फ्लोरीन से कार्बन का अपरूप है। कार्बन के इस जटिल रूप में कार्बन परमाणु एक दूसरे से खष्ट फलकाकार या पंचभुजाकार के रूप में जुड़ा कर एक पिंजरानुमा संरचना का निर्माण करते हैं। सूखी बर्फ मूल रूप से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सेविन एक प्रकार का कीटनाशक होता है तथा फ्लेटान फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो एथेनॉल के संबंध में बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। यह कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, जो कि सही है। इसका उपयोग टीचिंग आयोडीन और कफ सिरप बनाने में होता है, ये भी सही है। अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपापचयी क्रिया धीमी हो जाती है, तो ये भी सही है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है, ये क्या है, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा, यही इसका सही नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों, क्योंकि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र न्यूरो सिस्टम को कमजोर बनाता है। इसके अतिरिक्त यह कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपापचयी क्रिया धीमी हो जाती है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहा जाता है और इसका उपयोग टीचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि के औषधियों के बनाने में किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 45 में, तो इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो इसमें दिया गया है दोस्तों, मोमबत्ती का जलना ये जो कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन है, दूसरा सही है। विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना, ये जो कि इसका भौतिक परिवर्तन होता है। मैग्नीशियम तार का जलना ये रासायनिक परिवर्तन होता है, पहला सही है। और लोहे में जंग लगना ये जो कि संरक्षण और रासायनिक परिवर्तन होता है, पांचवा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। ए का दूसरा था, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का इसमें पांचवा राइट आंसर होगा। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि मोमबत्ती का जलना भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है। ठोस मोमबत्ती जलकर तरल मोम बन जाती है, इसीलिए यह भौतिक परिवर्तन है।
और मोमबत्ती के जलने पर ऑक्सीकरण होता है तथा गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होता है, अतः यह रासायनिक परिवर्तन भी होता है। विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना एवं एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि विद्युत प्रवाह रुक जाने पर बल्ब जलना बंद हो जाता है। अंततः यहाँ कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि मैग्नीशियम तार का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इस क्रिया से प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न होती है। लोहे में जंग लगना संरक्षण और रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इस प्रक्रिया में आयरन ऑक्साइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? ये डिप्थेरियम, काली खांसी और टिटनेस के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनेस के बीमारियों में डीपीटी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि डिप्थीरिया ये जो कि यह रोग कोरोनिन बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु द्वारा होता है। इसमें श्वसन नली अवरुद्ध हो जाती है एवं तेज बुखार के साथ हृदय व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है। काली खांसी में क्या होता है? यह रोग बोर्डेला पोर्टुटिस जीवाणुओं द्वारा होता है। इस रोग में लगातार खांसी होती है। टिटनेस क्या होता है? यह रोग क्लास्ट्रीडियम टिटेनिक जीवाणुओं द्वारा होता है। इस रोग में शरीर में ऐंठन होती है एवं मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, जबड़ा पूरी तरह बंद हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? यह है दोस्तों नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि पशु खाद्य उर्वरक का एक प्राकृतिक स्रोत है जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। नाइट्रोजन वृद्धि और विकास के लिए पौधे द्वारा आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। पशु खाद्य नाइट्रोजन का एक समृद्ध स्रोत है, क्योंकि इसमें जानवरों द्वारा उत्सर्जित यूरिया और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि जब पशु खाद्य का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है तो खाद्य में मौजूद नाइट्रोजन उन रूपों में परिवर्तित हो जाती है जिन्हें पौधे द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, जैसे अमोनिया और नाइट्रस आयन। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ये आर्थोपेडा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, आर्थोपोडम पाया जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र आर्थोपोडा और मोलस्का में मौजूद होता है, जिसमें हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त बड़े रक्त वाहिनियों के माध्यम से खुले स्थानों या शरीर के गुहा में जाता है, जिन्हें साइनस कहा जाता है। एनेलिटिस यानी कि कार्टेसस के में एक बंद परिसंचरण होता है, जिसमें हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त में हमेशा रक्त वाहिनियों के एक बंद नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित होता है। द्रव प्रवाह को अधिक सटीकता से नियंत्रित करने के कारण यह पैटर्न अधिक लाभ प्रदान माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों कि मृदुतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। तो इसमें पहला दिया गया है कि यह भोजन एवं जल संचयन करता है, तो पहला सही है इसका दोस्तों, पहला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि यह जीवित एवं सरलतम ऊतक है जो विभियोजकों में विभेदीकरण का परिणाम होता है, तो ये भी इसमें क्या है, ये भी सही इसमें। तीसरे में कहा जा रहा है कि यह जलीय पादपों में एरेनकाइमा कहलाता है, क्योंकि यह इनका पादपों में वायु के प्रवाह में सहायक होता है, तो ये क्या है, ये गलत है दोस्तों। तीसरा, इसका पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यह भोजन व जल संचयन करता है एवं सरलतम जीवी अस्थायी ऊतक है जो विभियोजकों में विभेदीकरण का परिणाम है। क्योंकि तीसरे में कहा जा रहा है, क्यों तीसरा कथन असत्य है, इसमें कहा जा रहा है कि यह जल पादपों में वायु के प्रवाह में सहायक नहीं होता है। मृदुतक जलीय पादपों में प्लावन एवं गैसों के आदान प्रदान में सहायक युक्त के रूप में कार्य करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़िए और इसमें आपको सही आंसर बताना है, कौन सा इसमें सही है क्वेश्चन नंबर 50 में। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि सभी जीवित जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल डीएनए पाया जाता है, ये क्या है, सही दोस्तों।
कारण आर में कहा जा रहा है यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है एवं कोशिका में केंद्रक माइक्रोकांडिया एवं लवकों में पाया जाता है। ये भी इसमें सही है दोस्तों, दोनों सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि सभी जीवों और सभी जीवित और जीवों तथा कुछ विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए पाया जाता है। यह अनुवांशिक सूचना का वाहक होता है जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है एवं कोशिका में केंद्रक माइक्रोकांडिया एवं हरित लवकों में पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 51 में तो इसमें दिया गया है कि अवशेषी अंग ये जो कि क्या होते हैं, मानव की निमेषक झिल्ली एवं पुच्छ कशेरुकाएं होती हैं अवशेषी अंग में। तो इसका दूसरा सही होगा दोस्तों। और फिर उसके बाद इसमें दिया गया है जीवाश्म इसके ऊपर दिया गया है आंसर। तो जीवाश्म में आर्कियोडेरिक्स के अवशेष हुए, चौथा सही है। समजात अंग पहला सही था उसका। समजात अंग में क्या होता था? तो समजात अंग में होता था दोस्तों कि सील पे फ्लिपर एवं चमगादड़ के पंख है। और फिर उसके बाद आता है समवृत्ति अंग में होता है दोस्तों, समवृत्ति अंग में होता है तितली एवं कौवे के पंख। तो इसका तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए का इसमें दूसरा सही है, बी का चौथा, सी का पहला और डी का इसमें तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अवशेषी अंग का उदाहरण मानव की आंख की निमेषक झिल्ली एवं पुच्छ कशेरुकाएं हैं। जंतुओं के शरीर में प्रायः कुछ अविकसित अस्पष्ट तथा निष्क्रिय अंग पाए जाते हैं जिन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। ऐसे अंगों का शरीर में कोई महत्व नहीं होता है। जीवाश्म का उदाहरण आर्कियोटेरिक्स के विशेष है। आर्कियोटेरिक्स को सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। विभिन्न प्राचीन जीवों के अवशेष जो भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित होती है जीवाश्म कहलाते हैं। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि समजात अंग का उदाहरण सील के फ्लिपर एवं चमगादड़ के पंख हैं। ऐसे अंग जो मूल संरचना तथा उद्भव में समान होते हैं किंतु अलग अलग कार्य के हेतु अनुकूलित होने के कारण असमान दिखाई देते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। समवृत्ति अंग का उदाहरण है तितली एवं कौवे के पंख हैं। ऐसे अंग जो रचना व उत्पत्ति में भिन्न होते हैं किंतु कार्य तथा बाह्य आकृति में समान होते हैं, समरूप या समवृत्ति अंग कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों कि अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो क्या है, त्वचा में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, ये त्वचा में उपस्थित होता है। तो अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। यह त्वचा को जलन प्रतिकर्षी बनाकर संक्रमण से बचाता है। त्वचा के अतिरिक्त यह प्रोटीन बाल, सींग, नाखून आदि में भी उपस्थित होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों कि लेमार्कवाद के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है क्वेश्चन नंबर 53 में। तो इसमें पहला कथन दिया गया दोस्तों इसमें पहला कथन दिया गया है कि इसकी दो अवधारणाएं हैं, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग तथा उपार्जित लक्षणों का वंशागति। ये जो कि क्या है, सही है दोस्तों। जिराफ की लंबी गर्दन अंगों के अधिक उपयोग के कारण क्रमिक अनुकूलित तथा जैविक विकास का परिणाम है। ये भी सही है। परिणाम के कारण क्रमिक अनुकूलन तथा जैव विकास का परिणाम था, तो ये सही है दोस्तों। बीजमान इस वाद के प्रबलतम आलोचक थे तथा इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने जर्मप्लाज्म सिद्धांत दिया। तो ये भी इसमें क्या है, ये भी इसमें सही है। इसमें कोई भी कथन दोस्तों क्या है, असत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसमें कोई भी कथन क्या है, असत्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 54 दोस्तों कि वर्णांधता एवं हीमोफीलिया किस प्रकार की अनुवांशिकी बीमारी है। यह दोस्तों एक्स लिंग सहलंग अप्रभावी रोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। एक्स लिंग सहलंग
अप्रभावी रोग या विकार होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि वर्णांधता एवं हीमोफीलिया ये जो कि एक्स लिंक सहलंग्र अप्रभावी प्रकार की अनुवांशिकी बीमारी है, अर्थात इनके प्रभावी युग्म विकल्पी ही रोग उत्पन्न के लिए उत्तरदायी हैं। पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होने के कारण इन लक्षणों की वंशागति विशिष्ट प्रकार की होती है। सुषुप्त रोग होने के कारण ये रोग संकर अर्थात विषम युग्म जाति स्त्रियों में नहीं होते हैं, लेकिन समयुग्मी स्त्रियों में होते हैं। इसमें दिया गया है कि पुरुषों में ही एक्स गुणसूत्र होने के कारण इन रोगों का विकास एक ही जीन से होता है तथा दूसरी तरफ पुत्रों को इन लक्षणों के जीन कभी पिता से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि पिता का अकेला एक्स गुणसूत्र पुत्रियों में जाता है। इन पुत्रियों से ही फिर ये जीन दूसरी पीढ़ी F2 के पुत्रों में जाता है। ऐसी वंशागत को क्रिस क्रॉस वंशागत कहते हैं। फिर इसमें दिया गया है कि हीमोफीलिया रक्त स्कंदकारी प्रोटीन कारक 8 के निर्मित करने वाले जीन को अभाव के कारण उत्पन्न रोग हैं, जिसमें चोट लगने पर लंबे समय तक रक्तस्राव का होता है, जबकि वर्णांधता से प्रभावित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधन यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्न रुधिर वर्गों में से किसका एक रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होता है? यह होता है दोस्तों ORH माइनस। ऑप्शन है इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इस स्थिति में जब अज्ञात रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रक्त आधन की जरूरत होती है तो सबसे सुरक्षित विकल्प O नेगेटिव तथा RH नेगेटिव रुधिर वर्ग का आधन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों कि गगनयान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं इसमें असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन इसमें गलत है? तो गगनयान के संबंध में गगनयान मिशन GSLV Mk3 के द्वारा पृथ्वी से प्रक्षेपित किया जाएगा। ये जो कि क्या है दोस्तों, यही इसका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। जबकि इसमें गगनयान मिशन को पृथ्वी की निचली कक्षा लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक में भेजना की इसकी एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये सही है। इस मिशन में क्रू एक्सपेक्स सिस्टम शामिल है, ये भी सही है। इसमें ए और बी दोनों, बी और सी इसमें दोनों सही हैं, जबकि इसमें ए वाला क्या है, ये गलत है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गगनयान मिशन को GSLV Mk3 द्वारा नहीं बल्कि LVM3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। गगनयान परियोजना में 3 दिनों की मशीन के लिए 3 सदस्यों के दल को 400 किमी की कक्षा में लॉन्च करके और भारतीय समुद्री जल में उतारकर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है। इसमें दिया गया है कि वास्तविक मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को अंजाम देने से पहले प्रौद्योगिकी तैयारी के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न पूर्ववर्ती मिशनों की योजना बनाई गई है। इस प्रदर्शनकारी मिशनों में इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, पेड एबॉर्ड टेस्ट व्हीकल उड़ानें शामिल है। वायु मानव युक्त मिशन से पहले मानव रहित मिशनों में सभी प्रणालियों की सुरक्षा और विश्वसनीयता सिद्ध की जाएगी। इसमें दिया गया है कि LVM3 रॉकेट इसरो का सिद्ध और विश्वसनीय हैवी लिफ्ट लॉन्चर गगन मिशन के लिए लॉन्च यान के रूप में पहचाना जाता है। इसमें ठोस चरण, तरल और क्रायोजेनिक चरण शामिल है। LVM3 लॉन्च वाहन में सभी प्रणालियों में मानव रेटिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुनः कॉन्फ़िगर किया गया है और मानव रेटिंग नाम दिया गया है। इसमें दिया गया है कि HLVM3 400 किलोमीटर की इच्छित निचली पृथ्वी कक्षा में कक्षीय मॉड्यूल लॉन्च करने में सक्षम होगा। HLVM3 में क्रू एक्सपेस सिस्टम
सॉरी दोस्तों, सिस्टम में शामिल है। क्वेश्चन नंबर फिर उसके बाद आता है 57 है, G4 एवं G5 के बीच में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। G4 और G5 के संबंध में बताना है आपको, इसमें से कौन सा कथन इसमें सही है, आपको इसमें सत्य कथन को बताना है। तो पहला कथन दिया गया है G4 की विलंबता 200 मिली सेकंड है, जबकि G5 की विलंबता 5 मिली सेकंड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पहला वाला इसका गलत है दोस्तों, पहला वाला इसका गलत है। जबकि दूसरे में कहा जा रहा है कि G4 अधिकतम 1 GB पर सेकंड डाउनलोड स्पीड प्रदान करता है, जबकि G5 20 GB प्रति सेकंड डाउनलोड स्पीड प्रदान करता है। ये दूसरा वाला क्या है? सही दोस्तों, दूसरा वाला इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। आइए हम लोग 4G और 5G में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो 4G मोबाइल संचार मानकों की चौथी पीढ़ी को संदर्भित करता है, जबकि 5G वायरलेस नेटवर्क तकनीकी की 5वीं पीढ़ी है। लिटरेसी कैरियर टू कैरियर अलग अलग होती है। इनमें मिलीमीटर तरंग पर बनाया गया है, जो 20 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 96 गीगाहर्ट्ज तक बहुत उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम का एक खंड है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि अधिकतम स्पीड के मामले में 4G 5G की तुलना में अपेक्षाकृत धीमी है। 5G वायरलेस तकनीकी की पिछली पीढ़ियों की तुलना में अधिकतम कम विलंबता क्षमताएं प्रदान करता है। फिर उसके बाद आता है कि 5G न्यूनतम 1 गीगा जीबी प्रति सेकंड की अधिकतम डाउनलोड स्पीड प्रदान करता है। ये जो कि अधिकतम स्पीड के मामले में 5G 4G से लगभग 20 गुना तीव्र है। 5G न्यूनतम 20 GB प्रति सेकंड की अधिकतम डाउनलोड स्पीड प्रदान करता है। लिटरेसी रेट ये जो कि इसमें 60 से 98 मिली सेकंड होता है, और इसमें लिटरेसी रेट क्या होता है? ये 10 मिली सेकंड से कम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों कि मंकी पॉक्स वायरस क्या है? यह वेरियोला वायरस के समान परिवार का हिस्सा है, जो चेचक का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के अनुसार मंकी पॉक्स वायरस वेरियोला वायरस के समान ही वायरस परिवार का हिस्सा है। यह वायरस चेचक का कारण बनता है। मंकी पॉक्स के लक्षण की चेचक के समान ही होते हैं, लेकिन हल्के होते हैं, और मंकी पॉक्स शायद ही कभी घातक होता है। इसकी खोज 1958 में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों कि लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि LCH को हवा से हवा और हवा से जमीन के लिए मिसाइल हमलों के लिए विकसित किया गया है, जो कि ये क्या है? सही है। LCH हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का उत्पादन है, ये भी सही है। इसमें दोनों कथन क्या है? सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा इसमें दोनों क्या है? सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, उन मिसाइल और क्रू मॉड्यूल के नाम क्या हैं जो पहली बार निजी तौर पर अंतरिक्ष में गए थे? तो उसका नाम है दोस्तों पोलारिस डान और ड्रैगन। पोलारिस डान ड्रैगन ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पोलारिस डान स्पेस एक्स मिशन है, जिसने कक्षा में पहला निजी स्पेस वॉक किया गया, और इस मिशन में इस्तेमाल किया गया क्रू मॉड्यूल क्रू ड्रैगन है। इस मिशन का उद्देश्य स्पेस जूट डिजाइन और क्रू ड्रैगन के डिप्रेशराइजेशन का परीक्षण करके वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान की सीमाओं को आगे बढ़ाना था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें कितने कथन सत्य हैं, इसको बताना है। पहला कथन दिया गया है कि वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, जो कि ये क्या है? सही है। दूसरे में कहा जा रहा है निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति किग्रा की इकाई माप कहा जाता है, ये गलत है दोस्तों। इसको क्या कहा जाता है? इसको ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। तीसरे में कहा जा रहा है कि वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, ये सही दोस्तों। इसमें दो कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें दो कथन क्या है? सही है। फिर क्वेश्चन नंबर इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन में इसके दिया गया है कि आर्द्रता ह्यूमिडिटी
वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। पहला, निरपेक्ष आर्द्रता, वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। दूसरा है विशिष्ट आर्द्रता, वायु के प्रति भार यानी कि इकाई में भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति ग्राम इकाई से मापा जाता है। फिर उसके बाद आता है तीसरा है दोस्तों कि सापेक्ष आर्द्रता, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसकी तापमान पर उसकी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, नेफोस्कोप नामक यंत्र से मापा जाता है। तो नेफोस्कोप नामक यंत्र से बादलों की दिशा एवं गति नापी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नेफोस्कोप बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को एक उपकरण है। यह एक नेफोमीटर से अलग है, जो कि एक उपकरण है जिसका उपयोग बादल की मात्रा को मापने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 63 में तो इसमें भूगोल का जनक ये कौन है दोस्तों? तो भूगोल के जनक ये हैं हिकैटियस। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? तो विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता है दोस्तों, ये कौन है? आनेक्जिमेंडर। तो क्यों सही है इसका? भौतिक भूगोल का जनक कौन है? तो भौतिक भूगोल का जनक है दोस्तों पोलिडोनियम एस सही है। वर्तमान भूगोल के जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट पी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भूगोल का जनक हिकैटियस है, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट है, व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेथेस्थीज है, भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोमियम है, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओवर सावर है और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्जिमेंडर हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला दिया गया ग्लोब पर वह वृत्त जो दिशा तथा दिन को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ये क्या है? सही है। प्रदीप्त वृत्त पृथ्वी के अक्ष के साथ मिलता है। ये क्या है? ये गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर का पहला वाला सही, केवल इसमें पहला वाला ही सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कितने कथन सत्य हैं इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 में तो पहला कथन दिया गया है कि 21 जून को पृथ्वी की अवस्था को उत्तरायण कहते हैं, जो कि क्या है दोस्तों? सही है। दूसरे में कहा जाए 23 दिसंबर को पृथ्वी की अवस्था दक्षिणायन कहते हैं, ये गलत है, दूसरा वाला गलत है। तीसरे में कहा जाए 21 मार्च एवं 23 सितंबर पृथ्वी की अवस्था को विश्व कहा जाता है, विश्व कहा जाता है, तो ये भी क्या है? ये भी सही है। तो पहला तीसरा इसका सही है। इसमें 2 कथन सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों कि पर्वत और महादेश या देश दिया गया है, आपको इसमें कितने युग में सही सुमेलित है इसको बताना है। कितने युग में इसमें सही सुमेलित है क्वेश्चन नंबर 66 में? तो इसमें दिया गया है दोस्तों अल्पसेनिया पर्वत, ये जो कि कहाँ पे है? ये अल्पसेनियन पर्वत ये कहाँ पे है? ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में है, तो ये पहला वाला इसका गलत है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत ये कहाँ पे है? ड्रैकन्सबर्ग पर्वत ये दक्षिण अमेरिका में नहीं है। यह है दोस्तों ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व एवं दक्षिण में है, इसलिए ये भी गलत है। अल्प्स पर्वत, ये अल्प्स पर्वत यहाँ पे अफ्रीका दिया गया है, ये भी गलत है इसमें दोस्तों। यहाँ पे अफ्रीका नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यूरोप होना चाहिए, तो ये भी इसमें क्या है? गलत है।
इसमें सभी युग में क्या है, गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। सभी युग में क्या है, सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि अल्पसेनियन पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी एवं दक्षिणी में है, और अल्प्स पर्वत ये यूरोप में है। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो द्वीपीय महाद्वीप ये कहा जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया ये जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का इसमें चयन करना है। पहला दिया गया है कि अंटार्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि के माध्यम से प्रशांत महासागर से जुड़े हुआ है, जो कि सही है। दूसरे में कहा जाए हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, जबकि प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार में है। ये भी क्या है, ये भी सही है। इसमें दोनों कथन क्या है, सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला ये राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि प्रशांत महासागर जो कि ये सबसे बड़ा महासागर है, यह पृथ्वी की 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियन गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसके नाम किसी देश के नाम पर यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है। यह लगभग त्रिभुजाकार में है, हिंद महासागर। फिर उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर। ये उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, यह कथन किस भूगोलवेत्ता द्वारा मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए दिया गया है। ये पाल विडाल डी लाबास हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, पाल विडाल डी लाब्स है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये रेटलेज के द्वारा कहा गया है। ऊपर दी गई परिभाषा संश्लेषण पर जोर दिया गया है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सी सेपेल है। सेपल की परिभाषा से संबंध की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है। और इसमें दिया गया है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना पाल विडाल डी लाबाक्स हैं। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों कि भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो द्वितीयक तरंग केवल ठोस माध्यम से ही विचरण कर सकती है, जो कि ये क्या है, सही है। पहला वाला इसका कथन क्या है, सही दोस्तों। फिर उसके बाद दूसरा इसमें कथन दिया गया है कि प्राथमिक तरंग सबसे लंबा मार्ग तय करती है, जो कि क्या है दोस्तों, गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है प्राथमिक तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग जबकि द्वितीयक तरंग को अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है, ये सही दोस्तों। चौथे में कहा जा रहा है कि यस तरंगों की तुलना में पी तरंगे में गतिमान 40% कम होती है, तो ये भी क्या है, ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला और तीसरा इसका सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें पहला और तीसरा क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का इसमें चयन करना है, कौन सा कथन इसमें असत्य है। पहला दिया गया है कि पेडाल्फर व पेडोकल मिट्टियां क्षेत्रीय मिट्टियों के प्रकार हैं, जो कि क्या है, सही दोस्तों। दूसरे में कहा जाए कि पेडाल्फर मिट्टी में कैल्शियम की पर्याप्तता होती है, जबकि पेडोल्कल मिट्टी में एल्युमिनियम एवं लोहे तत्व की पर्याप्तता होती है, ये क्या है, ये गलत है। तीसरे में कहा है लेटराइट मिट्टी पेडोल्कर मिट्टी का उदाहरण है, तो ये भी इसमें क्या है, ये भी गलत है इसमें दोस्तों। तो दूसरा तीसरा इसका गलत है, जबकि इसमें पहला क्या है, सही है। इसमें आपको बताना था कौन सा कथन असत्य है, तो दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, ये जो कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन पहला दिया गया है। इसमें पहले कथन में कहा जा रहा है कि भारत के कुल 18 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं, जो कि ये क्या है, सही है दोस्तों।
दूसरे में कहा जा रहा है कि म्यांमार और भूटान से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें केवल अरुणाचल प्रदेश दोनों देशों से सीमा साझा करती है। तो ये भी क्या है, ये भी सही दोस्तों। तीसरा है कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल से भारत के 5-5 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सीमा साझा होती है। तो ये भी क्या है, ये भी सही दोस्तों। तीसरा वाला भी इसका सही है। इसमें तीनों कथन क्या है, सही है। तीनों कथन सही इसमें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही। सभी कथन क्या है, इसमें सत्य हैं। कुछ महत्वपूर्ण देश दिए गए हैं और उनसे संबंधित भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। तो बांग्लादेश से 5 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। इसमें पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा और असम है। फिर चीन से भी 5 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व लद्दाख है। फिर पाकिस्तान से भी 5 प्रांत हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। फिर उसके बाद आता है नेपाल से 5 हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। फिर म्यांमार से 4 हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। फिर भूटान से 4 हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम है। फिर उसके बाद आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से 1 है, केवल लद्दाख। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन इसमें सही है। पहला में दिया गया है कि पश्चिम घाट एक वास्तविक पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, जो कि ये क्या है, गलत है पहला वाला। दूसरे में कहा जा रहा है कि पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्यों में है, जो कि सही है। दूसरा वाला इसका सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें दूसरा वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पश्चिमी घाट ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबी में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है। यह उस भ्रंश का घोतक है जो अफ्रीका से भारत के अलग होते हुए समय उत्पन्न हुआ था। पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिरी की पहाड़ी स्थित है, जो कि यह एशियाई सिंह के लिए विश्व विख्यात है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट भारत के इन राज्यों से होकर गुजरते हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि उत्तर भारत के मैदान के किस भाग को मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र भी कहते हैं। ये जो कि तराई प्रदेश को ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यह भाबर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पेटी है। अधिक आर्द्रता एवं वर्षा के कारण यह प्रायः दलदली क्षेत्र है। भाबर प्रदेश की लुप्त नदियां यहाँ पुनः सतह पर आ जाती हैं, परंतु उसकी गति धीमी रहती है। तराई प्रदेश घने वनों का प्रदेश है एवं जैव विविधता का विशाल भंडार है। दलदलीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ मच्छरों के प्रकोप होते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों कि किस दक्षिण भारतीय नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा की संज्ञा प्रदान किया गया है। ये कावेरी नदी ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा की उपमा प्रदान की गई है। इसके अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी ही एक ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। मैसूर से 20 किलोमीटर दूर इस नदी पर कृष्णा सागर जलाशय बनाया गया है। यह नदी श्रीरंगपट्टनम व शिव समुद्रम द्वीप से होकर बहती है। इस नदी पर होगलेन जलप्रपात अवस्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 76 में इसमें पहला दिया गया है कि सन 1813 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की गई थी। ये क्या है, गलत है दोस्तों।
पहला वाला गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कमेटी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एक 10 सदस्यीय कमेटी थी जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। ये सही दोस्तों। दूसरा वाला इसका क्या है, सही है। पहला वाला इसका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ये राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एक 10 यूरोपीय लोगों की एक कमेटी थी जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन सन 1813 में नहीं बल्कि 1823 में किया गया था। फिर उसके बाद आता है 1813 के चार्टर अधिनियम में यह प्रावधान था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत गठित प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? इसमें कुल 7 सदस्य शामिल थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान निर्मात्री सभा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समिति थी। इस समिति में अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य शामिल थे। इसकी सूची निम्न प्रकार है। डॉक्टर भीमराव इसके अध्यक्ष थे। इसमें एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, फिर उसके बाद बीएल मित्र थे और डीपी खोतान थे। इनमें से बाद में बीएल मित्र के स्थान पर एन माधवराव को तथा 1948 में डीपी खोतान की मृत्यु हो जाने के बाद टीटी कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया है? ये जो कि कौन सी है दोस्तों? तो ये समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत विश्व के अनेक संविधानों से प्रेरित होकर अनेक तत्व शामिल किए गए हैं। इसमें कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान शामिल किए गए हैं। उपरोक्त के अलावा भारतीय संविधान का संघात्मक मॉडल प्रणाली भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। जहां तक समवर्ती सूची की व्यवस्था का प्रश्न है तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व ग्रहण किए गए हैं। फिर उसके बाद आता है संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता आदि की अवधारणा की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक क्या है? यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंग है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों समान हैं। पुरुष और स्त्री के कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान होना चाहिए। फिर संविधान के अनुच्छेद 39 घ के अनुसार संसद में वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 80 दोस्तों, भारतीय वरीयता क्रम प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों में सबसे पहले वरीयता प्रदान की जाएगी। ये भूतपूर्व राष्ट्रपति को, इसमें से जितने भी हैं सबसे पहले वरीयता क्रम में भूतपूर्व राष्ट्रपति ही आएंगे दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वरीयता अनुक्रम प्रोटोकॉल केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के पदानुक्रम को व्यक्त करता है, जिसका प्रयोग सार्वजनिक राजनीतिक समारोहों के अवसर पर किया जाता है। सरकार के दैनिक कार्यकलापों से इसका संबंध आमतौर पर नहीं होता है। 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। वरीयता क्रम में सबसे ऊंचा स्थान राष्ट्रपति को प्राप्त है, उसके बाद उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की स्थिति आती है। संवैधानिक पदाधिकारियों में भूतपूर्व राष्ट्रपति को सबसे ऊपर रखा गया है। वे 5वें क्रम पर उप प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से रखे गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 81 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 81 में तो इसमें दिया गया है दोस्तों, इसमें आपको सही सुमेलित कराना है। दिया गया है अल्पसंख्यकों की भाषा संरक्षण, ये किसमें है? ये अनुच्छेद 29 में है, चौथा सही इसका।
धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये दोस्तों अनुच्छेद 26 में है, तीसरा सही है। शिक्षा का मूल अधिकार, ये किसमें है? तो ये अनुच्छेद 21A में है, दूसरा सही है। फिर उपाधियों का अंत, ये अनुच्छेद 18 में है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का इसमें पहला सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। शिक्षा का मूल अधिकार अनुच्छेद 21A में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। फिर क्वेश्चन नंबर 82 है। इसमें कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया गया है कि लोकलेखा समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ये लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। लोकलेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी संसद की एक प्रमुख अस्थायी समिति है। यह वर्तमान में कुल 22 सदस्य होते हैं इसके, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसके बाद इसका पुनर्गठन किया जाता है। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। जांच उपरांत यह समिति लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और अध्यक्ष इस रिपोर्ट को सदन पटल पर रखवाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है कि भारतीय संविधान के लागू होते समय 14 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, जो कि ये क्या है? सही दोस्तों, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 20 भाषाओं को शामिल किया गया है, जो कि ये क्या है? गलत है दोस्तों। वर्तमान में टोटल कितने 22 भाषाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला केवल इसमें सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध राजभाषाओं से है। संविधान के लागू होते समय कुल 14 भाषाओं की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन 21वें, 71वें और 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से 8 अन्य भाषाओं को सूची में शामिल किया गया था, जो कि वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है कि अल्पसंख्यक आयोग क्या है? यह एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। यह क्या है? संविधिक निकाय है, सॉरी संविधिक निकाय है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अल्पसंख्यक आयोग की चर्चा संविधान में कहीं नहीं की गई है, अतः यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया था, अतः यह एक संविधिक निकाय है। फिर क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों कि निम्नलिखित भारतीय न्यायमूर्तियों के नामों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कितने न्यायमूर्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। इसमें कौन कौन से हैं दोस्तों? इसमें नागेंद्र सिंह हैं और दलबीर भंडारी हैं, ये 2 न्यायमूर्ति हैं। इसमें ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है वर्तमान समय तक कुल 4 भारतीय न्यायमूर्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए निर्वाचित किए गए हैं। तो इसमें से BN राव हैं, जो कि 1952 से 53 ईस्वी तक थे। फिर नागेंद्र सिंह हैं, 1973 से 88 तक थे। RN पाठक हैं, 1989 से 91 तक थे। दलबीर भंडारी हैं, ये जो कि 2012 से 2018 तक थे और 18 के बाद इन्हें पुनः बनाया गया है, ये 2027 तक लिए निर्वाचित हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 86 दोस्तों कि राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं, इसको बताना है क्वेश्चन नंबर 86 में। तो इसमें पहला दिया गया है दोस्तों कि पहला कथन है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि अमर्त्य सेन को राष्ट्रीय आय आकलन का जन्मदाता माना जाता है। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला गलत है दोस्तों।
तीसरे में कहा जा रहा है कि वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आर गाडगिल थे। ये जो कि ये भी इसमें क्या है, गलत है। तो इसमें कितने कथन सत्य थे, तो केवल एक कथन सत्य है, पहला वाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बस का पहला वाला ही सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति की आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था। नौरोजी के आकलन के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति की आय 20 रुपए थी। एफ सार्सर्स ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति की आय 49 रुपए बताया था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्यिक मंत्रालय यानी कि आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया गया था। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पी.सी. महानवलीस थे। डॉक्टर आर गाडगिल तथा वी.के.आर.वी. राव इस समिति के सदस्य थे। इस समिति की पहली रिपोर्ट 1951 में प्रस्तुत की गई थी, जो कि साइमन कुंजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांक का जन्मदाता माना जाता है। इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारतीय खाद्य निगम की भूमिका और पुनर्गठन हेतु किनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। ये शांता कुमार थे। ऑप्शन नंबर का सी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत सरकार ने अगस्त 2014 में भारतीय खाद्य निगम के पुनर्नवीकरण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। शांता कुमार को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय खाद्य निगम की परिचालनात्मक कार्यकुशलता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम को पुनर्गठित करने, खाद्य प्रबंधन में समग्रता से सुधार करने हेतु रूपरेखा तैयार करना था। क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारत में नियोजित को किस सूची का विषय बनाया गया है। यह है दोस्तों समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर का सी वाला सही है, समवर्ती सूची इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया है कि अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मेडरल द्वारा किया गया था, जो कि ये क्या है, सही दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना पी.सी. महानवलीस मॉडल पर आधारित थी, जबकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। ये क्या है, ये गलत है दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, केवल इसमें पहला वाला ही इसका सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक काम करने के लिए तैयार होता है तथा उसमें काम करने की आवश्यकता या योग्यता भी होती है, परंतु उसे काम नहीं मिलता है, वह पूरे समय के लिए बेकार रहता है, कहलाती है। तो क्या कहलाती है, खुली बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर का सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों। क्रांति दिया गया है और संबंधित क्षेत्र उत्पादन दिया गया है। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, ये जो कि सही है। रजत क्रांति कोको उत्पादन, ये क्या है, गलत है। हरित सोना क्रांति मसाला उत्पादन, ये भी गलत है। मूक क्रांति कपास उत्पादन, ये भी क्या है, गलत है दोस्तों। तो इसमें आपको बताना था कितने युग्म गलत हैं, तो इसमें 3 युग्म गलत हैं। ऑप्शन नंबर का सी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा व कुक्कुट उत्पादन से, हरित सोना क्रांति ये बांस उत्पादन से, और मूक क्रांति ये मोटे अनाज का उत्पादन से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये 1982 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, 1982 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों कि यदि राजस्व व्यय में पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए दिए गए अनुदान को घटा दिया जाए, उसके बाद राजस्व प्राप्ति को घटाया जाए तो प्राप्त होगा। तो ये प्रभावी राजस्व घाटा। ऑप्शन नंबर का बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 में कहा जा रहा है कि आपको इसमें विषम चुनना है, कौन सा विषम है।
तो सेवा कर ये जो कि क्या है, विषम है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संपत्ति कर, निगम कर एवं पूंजी लाभ कर ये सभी क्या है, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं, जबकि उत्पादन कर, सीमा शुल्क कर, सेवा कर, मनोरंजन कर ये सभी क्या है, अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन दिया गया है कि वैधानिक सरलता अनुपात में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में समग्र मांग की कमी आएगी। ये क्या है, सही है। पहला वाला इसका कथन क्या है, सही है दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि रेपो दर की कमी करने से वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी। तो ये भी क्या है, ये भी सही दोस्तों। इसमें दो कथन सही है, पहला और दूसरा, इसमें दोनों कथन सत्य है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है कि प्रारंभिक पाषाण युग के स्थान की खोज की गई थी। तो ये पैसरा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। मुंगेर जिले के पैसरा में प्रारंभिक पाषाण युग के स्थलों की खुदाई की गई थी। यहाँ हाथी की कुल्हाड़ियां और क्लीवर जैसी कई अचेलियन औजारे मिले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों कि बिहार के निम्नलिखित में से किस से नवपाषाणिक संस्कृतियां पाई गई हैं। ये कहाँ कहाँ से पाया गया है, ये चचेर वैशाली से पाया गया है, सेनुआर रोहतास से पाया गया है, और इसमें मनेर पटना से पाया गया है, और तारडीह बोधगया से पाया गया है। इन चारों स्थानों से पाया गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों कि बिहार में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले 5 चिन्हित सिक्के किससे बने होते थे। ये चांदी के होते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, चांदी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि पंचोभा ताम्रपत्र शिलालेख किसका है। तो पंचोभा ताम्रपत्र शिलालेख ये समग्र माँ गुप्त का है, समग्र माँ गुप्त का है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। पंचोभा ताम्रपत्र शिलालेख ये समग्र माँ गुप्त का है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, गया जिले के आपसद शिलालेख की जानकारी मिलती है। ये गुप्तोत्तर वंश से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। गया जिले के आपसद शिलालेख से गुप्तोत्तर राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम इसमें कौन सा है। इसमें सबसे पहले नालंदा, मुंगेर और पटना इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया है। यह 2006 में किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, 2006 इसका राइट आंसर दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 103 है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जिलों की संख्या सबसे अधिक है। ये उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर है। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कृषि जलवायु की दृष्टि से बिहार को 3 भागों और एक उप भाग में बांटा गया है। उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक 13 जिले हैं। यहाँ सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय है दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है कि निम्नलिखित में से जनजाति और जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें जो सही नहीं है दोस्तों, मुंडा जमुई ये जो कि सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ये जो कि इसका राइट आंसर होगा, यही इसमें सही युग्म नहीं है। जबकि संथाल बांका ये सही है, उराव सुपौल ये भी सही है, खरवार भागलपुर ये भी इसमें क्या है, सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है दोस्तों कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पिडमांट दलदलीय मिट्टी पाई जाती है। ये पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पादन स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत बढ़ाने का अनुमान है। ये 10.6। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है।
ये 6 है दोस्तों, 6.0%। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि बिहार का राजकोषीय घाटा 44,823 करोड़ रुपए है, जो कि उसके जीएसडीपी का 6% है। इसमें बिहार का राजकोषीय प्रदर्शन क्या है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा इसमें 11,288 करोड़ रुपए है। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा 11,288 है, राजकोषीय घाटा 44,823 करोड़ रुपए है और प्राथमिक घाटा 29,640 करोड़ रुपए है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 108 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की फसल और जिले के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है कि रोहतास में चावल की उत्पादकता सबसे अधिक है, जो कि ये पहला वाला क्या है? सही दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि मधुबनी में गेहूं की उत्पादकता सबसे कम है, ये गलत है। जमुई में चावल की उत्पादकता सबसे कम है, ये भी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, केवल इसमें पहला वाला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 109 है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया है कि बिहार का पहला चीनी उद्योग 1908 में मोडेरा में स्थापित किया गया था, जो कि ये क्या है? गलत है। दूसरा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में केवल 13 चालू चीनी मिलें हैं, ये भी क्या है? ये भी गलत है। तीसरा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 62.74 लाख क्विंटल टन हुआ, तो जो कि ये क्या है? सही है। इसमें केवल कितने कथन सत्य हैं? तो केवल एक कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, केवल इसमें क्या है? एक कथन सत्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 110 में तो इसमें दिया गया है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो कि क्या है? बरौनी, इसका चौथा सही है। रेलवे इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना, ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों मधेपुरा, पहला सही है। रेल व्हील फैक्ट्री, ये रेल व्हील फैक्ट्री ये है दोस्तों बेला सारण में, तो तीसरा सही है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये कहाँ है? मोकामा, ये इसका दूसरा सही दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है कि मेनका मिल्क को किस कार्य के लिए वर्ष 2023 का साहित्यिक अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया गया था? ये किया गया था दोस्तों, इनका उपन्यास था नीलकंठ का नेपाली से मैथिली में अनुवादित करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112 है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा शहर PM 2.5 में दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन गया है? तो ये बेगूसराय है दोस्तों, बेगूसराय। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 113 है कि हाजीपुर से निर्मित भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का नाम क्या है? ये श्री द्वारिका कैलाश धाम है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है कि बिहार के किस अस्पताल ने आधुनिक हेमटोलॉजर मशीन का उपयोग करके जटिल मोतियाबिंद सर्जरी शुरू किया है? ये शुरू किया गया है दोस्तों, ये शुरू किया गया है IGIMS पटना में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, IGIMS पटना इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 115 है डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित बिहार में संग्रहालय इसका उद्घाटन किया है, जो कि ये क्या है? गलत है। दूसरे वाले में कहा जा रहा है इसका आयोजन बिहार उद्योग संघ और कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था, ये सही दोस्तों। दूसरा वाला इसका सही है, पहला इसका क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें दूसरा वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 116 है दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। तो पहला दिया गया है कि बिहार में चलाया जा रहा मिशन दक्ष अभियान दिव्यांग जनों को कौशल प्रदान करने से संबंधित है, ये क्या है? गलत है दोस्तों।
दूसरे में कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा गंडक नदी को जलमार्ग 58 घोषित किया गया है। ये भी गलत है दोस्तों, इसमें दोनों कथन क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा दोनों इसमें क्या है, गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 117 है कि आईपीएल 2024 में विजयी कोलकाता नाइट राइडर्स के सदस्य साबिक हुसैन बिहार के किस जिले से हैं? ये गोपालगंज से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 118 है कि यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य घोषित किया है? ये कोझिकोड को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, कोझिकोड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि मिलान कराना है। इसमें दिया गया है महोत्सव और राज्य दिया गया है। तो इसमें दिया गया है बहदीन खलम महोत्सव, ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये मेघालय में इसका दूसरा सही है। लोंगटेक महोत्सव ये मनाया जाता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में तीसरा सही है। फूलदेव महोत्सव, ये फूलदेव महोत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में, चौथा सही है। नुआखाई महोत्सव ये मनाया जाता है उड़ीसा में, इसका पहला सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का दूसरा है, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है वही दोस्तों कि बहदीन खलम महोत्सव ये मेघालय में मनाया जाता है, लोंगटेक महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, फूलदेव महोत्सव उत्तराखंड में, नुआखाई महोत्सव ये उड़ीसा राज्य में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 120 है कि भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने के लक्ष्य निर्धारित किया है? ये 2047 तक। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 121 है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन को बताना है। तो इसमें दिया गया है, पहला कथन इसमें दिया गया है, तो पहला इसमें दिया गया है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पेरिस पहला देश है, जो कि ये क्या है, गलत है दोस्तों। ये क्या है, गलत है। फिर उसके बाद आता है इसके पहले लंदन ने 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की थी, तो इसलिए पहला वाला ये गलत है। इसका थीम है गेम्स विंड ओपन, ये भी गलत है दोस्तों। ये भी इसमें क्या गलत है। इसका थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, इसका थीम है। इसमें दिया गया है कि समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक मनु भाकर तथा नीरज चोपड़ा थे, ये भी क्या है, ये भी इसमें गलत है। तो समापन समारोह में मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश थे। फिर उसके बाद चौथा दिया गया है कि अभिनव बिंद्रा को आईसीओसी से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो कि ये क्या है, सही है। चौथा वाला इसका सही है। तो इसमें पूछा था कथ्य सतन कितने थे, तो इसमें एक कथन केवल सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 122 है कि 18वें लोकसभा चुनाव के साथ निम्न में से किन राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं? तो कौन से राज्य में चुनाव संपन्न हुआ है? ये आंध्र प्रदेश में हुआ है, फिर उसके बाद उड़ीसा में, फिर उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश में हुआ था और सिक्किम में। तो ये 4 राज्यों में हुआ था, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। पहला, दूसरा, चौथा, छठवां इसका सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 123 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में विद्युत उत्पादन के स्रोत को उत्पादन क्षमता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको इसमें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें होगा दोस्तों गैस, फिर उसके बाद पवन होगा, फिर उसके बाद बड़ी हाइड्रो होगा, फिर उसके बाद सौर ऊर्जा और फिर लास्ट में कोयला होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चौथा, पांचवा, तीसरा, पहला, दूसरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 124 है कि पीएम जनमन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें आपको सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन सत्य है। तो पहला इसमें दिया गया है कि इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों
कि सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है, जो कि ये सही दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है इसे 15 नवंबर 2023 से प्रारंभ किया गया था, तो ये भी सही है। यह योजना 9 मंत्रालयों से संबंधित है, तो ये भी इसमें क्या है, सही है। इसमें तीनों कथन क्या है, सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 125 है कि भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों के संबंध में मिलान कराना है। आपको इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में दिया गया है, इसमें क्या करना है, मिलान कराना है। तो इसमें दिया गया है दोस्तों, भारत को टीबी मुक्त देश बनाना, ये कब तक लक्ष्य रखा गया है, ये 2025 तक रखा गया है, दूसरा सही है। 500 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य ये रखा गया है दोस्तों 2030 तक, इसका चौथा सही है। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य ये कब तक रखा गया है, ये रखा गया है 2028 तक, तीसरा सही है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCF के उपयोग को 80% तक सीमित करने का लक्ष्य ये रखा गया है दोस्तों 2047 तक, तो इसका पांचवा सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का दूसरा है, बी का चौथा है, सी का तीसरा है और डी का इसमें पांचवा सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा डी का पांचवा सही है, इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025 तक, 500 गीगा वाट्स और ऊर्जा प्राप्त करना 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 126 है कि मैत्री सैन्य अभ्यास के 13वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। पहला इसमें दिया गया है कि यह भारत तथा बांग्लादेश के बीच थल सेना अभ्यास है, जो कि ये क्या है, गलत है दोस्तों। इसका आयोजन भारत में किया गया है, तो ये भी क्या है, ये भी गलत है। तो इसमें दोनों आंसर गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ना तो इसका पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। इसमें दिया गया है कि मैत्री ये जो कि 13वां संस्करण है, माह जुलाई 2024 में आयोजित किया गया था। ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है। यह थल सेना अभ्यास है। इसका आयोजन टंक प्रांत थाईलैंड में किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि हाल ही में खुजरी गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। खुजरी गुड़ का संबंध किस राज्य से है, तो ये उड़ीसा राज्य से है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, उड़ीसा राज्य से है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 128 है कि देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत का शुभारंभ कहाँ से किया गया है, तो ये तमिलनाडु से किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 129 है कि संपूर्णता अभियान नामक कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किनके द्वारा की गई थी, तो यह नीति आयोग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, नीति आयोग के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 130 है कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना का संबंध किस राज्य से है, तो ये महाराष्ट्र से है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 131 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का इसमें चयन करना है। पहला दिया गया है कि मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नौसैनिक शिपयार्ड निर्माता हैं, ये क्या है, सही है दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि MDL एकमात्र जहाज निर्माण यार्ड है जो भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों का निर्माण करता है, ये भी क्या है, ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 132 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला पहला राज्य बना है, यह है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा हाल ही में विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट पेश किया गया है। इस आधार पर निम्न कथनों पर विचार करें, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला इसमें दिया गया है कि भारत 144.17 करोड़ की आबादी के साथ वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आबादी वाला देश है, जो कि ये क्या है, सही है दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 34% 0 से 14 वर्ष तक आयु के वर्ग में है, ये क्या है, ये गलत है दोस्तों। दूसरा वाला इसका कथन गलत है। तीसरे वाले में कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दुगनी होने का अनुमान लगाया गया है, तो ये क्या है, ये भी सही इसमें। तो पहला और तीसरा इसका सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 134 है कि इंटरनेशनल लंबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें आपको सत्य कथन को बताना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला कथन इसमें दिया गया है कि 2022 में बेरोजगारी आबादी में रोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 70.9% है, जो कि ये क्या है, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है, ये 82.9% है, 82.9% है, 70.9% नहीं होगा। दूसरे में कहा जा रहा है कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं में महिला 76.7% और पुरुष 62.2% हैं, ये सही दोस्तों, दूसरा वाला इसका कथन क्या है, राइट है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, केवल इसमें दूसरा वाला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 135 है कि बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये अशोक चौधरी और संभवी चौधरी हैं, अशोक चौधरी और संभवी चौधरी, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है दोस्तों बी पार्ट ऑफ द प्लेन, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, बी पार्ट ऑफ द प्लेन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा इसमें कथन क्या है, असत्य है। तो इसमें दिया गया है कि इसे वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, ये क्या है दोस्तों, यही क्या है, असत्य है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि इस सूचकांक में प्रथम स्थान सिंगापुर है, ये सही है। इस सूचकांक में भारत 72 रैंक हासिल किया है, तो ये भी सही है। इसमें केवल आपको असत्य कथन का चयन करना था, कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो पहला वाला कथन क्या है, असत्य है, तो केवल एक कथन इसमें असत्य है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये ब्राजील में किया जाएगा, ब्राजील में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की पहली बैठक 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। COP28 का दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में, COP29 का बाकू अजरबैजान में किया गया था और COP30 का ये बेमेल ब्राजील में आयोजित इसका किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है कि 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसका सही है। तो पहला दिया गया है कि थीम, इसकी थीम क्या थी, तो विकसित भारत और भारत का लोकतांत्रिक मातृका, जो कि ये क्या है, सही है दोस्तों, पहला वाला कथन इसका राइट आंसर होगा। दूसरे में कहा जा रहा है कि मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन थे, तो ये भी सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी, ये जो कि भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित संस्कृति मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया था, ये भी इसमें क्या है, सही है। राज्यों के सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार उत्तर प्रदेश, ये क्या है, ये गलत है दोस्तों, चौथा वाला कथन इसका क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 140 है कि निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन दिया गया है कि प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया है, ये क्या है, सही दोस्तों, पहला वाला सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि वर्ष 2024 में सुधा मूर्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ये क्या है, ये गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है दोस्तों, केवल इसमें पहला वाला ही सही होगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 140 तक देखा है दोस्तों। इसके आगे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम लोग मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।